बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी कहानी सुनने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज फिर मैं मायूस लौटी थी। जगह जगह इंटरव्यू देने के बाद कहीं पे भी मुझे नौकरी ना मिली थी। मैं जानती थी कि घर के हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में मेरा मायूस घर वापस लौटना अम्मा के लिए परेशानी का बायस बन सकता था। फिरते फिरते से सुबह से शाम हो गई थी। अब रात होने को थी। मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि मैं रिक्शा लेकर घर ही चली जाती। जल्दी जल्दी तेज कदमों से पैदल ही चलने लगी। सड़क के आसपास गहरा सन्नाटा था। इक्का दुक्का गाड़ी में हर 10 से 15 मिनट बाद गुजर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल हालात अच्छे ना थे। अकेली जवान लड़की को देखकर कोई भी कुछ भी कह सकता था। मैं रात गहरी होने से पहले पहले घर पहुंचना चाहती थी। 2-3 जगह इंटरव्यू देकर आई थी। एक जगह तो बैठे बैठे 4 घंटे गुजर गए, तब जाकर मेरी बारी आई। लेकिन वहां पर भी मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे से पहले ही मौजूद एक फैशनेबल और मॉडर्न लड़की को इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, जबकि मैं चादर में मलबूस सादा सी एक घरेलू लड़की थी। भला मुझे किसने जॉब देनी थी। वहाँ से मैं मायूस दूसरी जगह गई तो वहाँ पर भी बैठे बैठे शाम के 6 बज गए। वहाँ का मैनेजर ही ना आया था जिससे इंटरव्यू लेना था। यूँ 7 बजे इस ऑफिस से निकली तो सड़क पर खड़े खड़े 8 बज गए, लेकिन मतलूबा बस ही ना आई थी। ना चार पैदल चलना शुरू किया। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से सड़क पर सन्नाटा था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे भी चल रहा हो। धीमे धीमे से कदमों की आवाज़ मेरे पीछे मैं सुन रही थी। मैंने पलट कर देखा तो कंधे पर चादर लपेटे एक शख्स था जिसका अंधेरे के पास चेहरा वाज़ेह न था, लेकिन जिसामत में वो नौजवान नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं हैरान थी जब उसने मुझे आवाज़ देकर रोका था। मुझे गुस्सा आया। मैं समझ रही थी कि वो एक औबाश इंसान है, लेकिन फिर उसके धीमे लहजे पर मैं ठहर गई। मुड़कर इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप नौकरी ढूंढती फिर रही हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। भला इसे कैसे पता कि मुझे नौकरी की तलाश है। उसने मेरे हाथ में कागज़ थमाया और कहने लगा, इस कागज़ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ नौकरी कर सकती हैं। वहाँ फिर एक होटल है। इस होटल में रिसेप्शन पर लड़की की ज़रूरत है। तनख्वाह भी अच्छी खासी है, लेकिन एक मसला है कि वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है क्योंकि डे की रिसेप्शनिस्ट वहाँ से पहले ही मौजूद है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस पते पर शाम को 8 बजे पहुंच जाइएगा। ये कहकर वो मेरे सामने से दूर चला गया। मैं खाली खाली नज़रों से इसे जाता हुआ देखती रही। इस कागज़ को मैंने मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया था। ना जाने अम्मा ने मुझे वहाँ नौकरी करने की इजाज़त देनी थी या नहीं, लेकिन भूखे मरने से तो अच्छा था भले रात हो या दिन मुझे नौकरी करनी थी, चाहे वो कहीं भी हो। मैं घर लौटी तो अम्मा मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी, जैसे मैं पैसों से भरा बैग लेकर आने वाली हूँ। अम्मा ने मुलाजमत का पूछा तो मैंने इन्हें कह दिया कि एक जगह से उम्मीद नज़र आ रही है, दुआ करें कि मिल जाए। ये कहकर मैं थकन से चूर अपने बिस्तर पर लेट गई। जहन में नई नई सोचें उभर रही थी। माजी की तलख यादें किसी तस्वीर की तरह मेरे जहन में चलने लगी। मेरा नाम लाइबा है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सर पर कोई बड़ा भाई भी ना था, ना ही बाप का साया। अब्बा एक फैक्ट्री में चौकीदार थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। मैंने इंटर तक तालीम हासिल की थी। मुझसे 3 छोटे बहन भाई थे। दोनों बहनें स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि भाई भी छोटा ही था। वो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बायस हमारे घर के हालात अच्छे ना थे। अब्बा अकेले कमाने वाले थे, जबकि हम सारे खाने वाले। घर भी किराए का था, लेकिन मालिक मकान बहुत अच्छा था। अब्बा के मरने के बाद 3 महीने हो गए थे, लेकिन हमने किराया ना दिया था। उसने भी कभी दहलीज पर आकर किराया ना मांगा, लेकिन पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए था। इसीलिए अब मैं अब्बा के मरने के फ़ौरन बाद ही नौकरी ढूंढने लगी थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह दूसरी लड़कियां नौकरी के लिए करके अपना घर चला रही हैं, इसी तरह मैं भी अपने घर की कफील बन जाऊं, बजाय इसके कि दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। मैं खुद ही मर्द बनकर कमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हुई थी।
अब्बा को फोत हुए 2 महीने हो गए थे। घर में फाकों की नौबत थी। कभी कभार अम्मा दुकान वाले से उधार राशन लेकर आ जाती तो घर में खाना पक जाया करता था, वरना तो सुबह मैं घर से भूखा ही निकलना पड़ता। अम्मा घर में थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह भी कर लिया करती थी, लेकिन मुझे सिलाई करना ना आती थी। मैं यही सोच रही थी कि किसी फैक्ट्री में मुलाजमत पर लग जाती हूँ, लेकिन आजकल नौकरी हासिल करने के लिए भी किसी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत होती है, और यही मेरे साथ हो रहा था। मेरे साथ आने वाली दूसरी फैशनेबल और मॉडर्न लड़कियां नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाती थी, जबकि मैं खाली हाथ वापस लौटती थी। लेकिन आज एक छोटी सी उम्मीद नजर आई थी। फिर वो कागज़ खोल कर पढ़ने लगी। इसमें ना जाने कौन से होटल का लिखा हुआ था, लेकिन एक एड्रेस था जो हमारे घर से काफ़ी दूर था। मुझे आने जाने के लिए पैदल ही सफ़र करना पड़ता, लेकिन ज़माने में क्या हर्ज है, आजमाने में क्या हर्ज है। अम्मा को अभी मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ नौकरी कर रही हूँ, लेकिन रात का सुनकर उन्होंने एतराज़ ज़रूर करना था। अब मैं शीशो पानी में गिरफ्तार थी। अम्मा को बताए बगैर चारा ना बना था, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी होटल में रात को नौकरी कर रही हूँ, कहीं वो कोई गलत नौकरी ना समझे। यही सोचकर मैं थोड़ी परेशान थी। फिर डरते डरते अम्मा से कह दिया कि अम्मा मुझे एक नौकरी मिल गई है, लेकिन आप वादा करें कि इस नौकरी पर एतराज़ नहीं करेंगी। अम्मा कहने लगी कैसी नौकरी मिल गई तुम्हें? जी मैं एतराज़ करने लगी। फिर मैंने इनसे कह दिया कि अम्मा नौकरी तो मुझे अच्छी मिली है, लेकिन मसला ये है कि वो नौकरी रात में करने वाली है। फिर मैं मज़ीद कहने लगी कि आजकल हालात बहुत बदल गए हैं, अब लड़कियां रात को भी काम करने लगी हैं। अम्मा कहने लगी बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो मोहल्ले वाले बातें करेंगे कि जवान बेटी को रात में ना जाने कहाँ भेजने लगी है। ये औरत तुम्हें पता है कि हमारे इस माशरे में रहना दुश्वार हो जाएगा। मुझे अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आया और मैं इन्हें कहने लगी कि अम्मा आज हम भूखे बैठे हैं तो कौन सा मोहल्ले वाले आकर हमें खाना दे रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। चाहे हम भूखे हैं या मरे रहें या कैसे भी रहें, इन्हें सिर्फ बातें बनाने से मतलब है। अम्मा भी हालात से परेशान थी नाचार। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए फ़िक्रमंद थी। दूसरे दिन मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बड़ी सी चादर ओढ़ी और अपना पर्स लेकर पैदल इस कागज़ पर लिखे हुए पते पर चली गई। वहाँ गई तो हैरान रह गई। आसपास तो बिल्कुल भी आबादी ना थी। हाँ, इस छोटे से 2 मंजिला होटल में बल्ब रोशन था, जो जाहिर कर रहा था कि इसमें कुछ लोग मौजूद हैं। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। ना जाने जिसने मुझे ये बता दिया था वो शख्स इस होटल के अंदर मौजूद होगा या नहीं, यही सोचकर मैं परेशान थी। फिर जैसे ही अंदर गई तो हैरान रह गई। काले रंग के लिबास में बदबूस, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए वो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा था, जैसे मेरा ही मुंतजिर हो। मुझे देखकर वो ना जाने क्यों मुस्कुराने लगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे बैठने की जगह बताता हूँ। वो मुझे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। मैं बुरी तरह घबरा रही थी। होटल का सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। होटल में नीचे 2 कमरे बने हुए थे, जबकि एक छोटा सा स्टोर था। ऊपरी मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। यकीनन ऊपरी मंजिल पर भी 2-3 कमरे मौजूद होंगे। फिर उसने मुझे एक शीशे के बने हुए छोटे से कमरे में बिठा दिया। फिर कहने लगा ये कमरा आज से तुम्हारा है, तुम यहाँ बैठोगी और होटल में आने जाने वाले आदमियों का रजिस्टर में नाम लिखकर हिसाब किताब करोगी। इस होटल में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत भी ना थी। होटल में अजीब सी पूरी सरासरियत महसूस हो रही थी। काम ज़्यादा मुश्किल ना था। फिर जब मैंने तनख्वाह का पूछा तो मेरे हाथों में पसीने छूट गए, क्योंकि तनख्वाह तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा थी। फिर मैं इस शीशे के बने हुए कैबिन में बैठ गई। वो आदमी ऊपरी मंजिल पर चढ़ा तो फिर नीचे ना आया था। मुझ पर अजीब सी दहशत तारी थी। बाहर गहरा काला सन्नाटा था तो अंदर कोई भी ना था। मैं इस पूरे होटल में अकेली थी। अभी बैठे बैठे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी, अचानक ही मेरे कानों में एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई थी। मैं दहशत ज़दा सी होकर उठ खड़ी हुई थी। ऊपर वाली सीढ़ियों से एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसके लंबे लंबे बाल कमर पर बिखरे थे।
वो मेरे करीब आकर रुकी तो इसका सांस फूला हुआ था। वो कहने लगी, भाग जा यहाँ से वरना बहुत बुरी तरह पछताओगी। ये कहते ही वो दाहिनी दरवाजे से फरार होगी। मैं बिल्कुल सुन खड़ी थी, समझ ना आई थी कि मैं क्या करूं। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उतरा था, मुझे परेशान देखकर कहने लगा, देखो ये इतने दिन से मुफ्त में इस होटल में रह रही थी, आज मैंने इसे पैसे देने का कहा तो कैसे यहाँ से फरार होगी। तुम इसकी बातों पर ध्यान ना देना, ये एक खराब लड़की थी, लेकिन मैं खौफजदा थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात गुजारी। बार बार इस लड़की की बात मेरे ज़हन में गूंजती रही। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी गलत जगह पर आ गई। फिर जैसे ही सुबह ही रोशनी होने से पहले वो आदमी मेरे पास आया। फिर कहने लगा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी का टाइम हो गया है, लेकिन सुनो कल तुम्हें ज़रूर आना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारी तनख्वाह एडवांस में दे रहा हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथ पर कई नोट रख दिए थे। मैं हैरत से बुत बनी खड़ी थी। फिर वो कहने लगा, याद रखना अब तुम्हें ये नौकरी छोड़नी नहीं है, तुम्हें हर हाल में यहाँ आना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी तनख्वाह एडवांस में दे चुका हूँ। ये कहकर वो पत्थर लहजे में बोलता हुआ वहाँ से ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। पैसे देखकर मैं हर बात भूल चुकी थी क्योंकि इस वक्त मुझे इन पैसों की शदीद ज़रूरत थी। अम्मा की कई ज़रूरतें थी जो अधूरी थी। मुझे यकीन था कि अम्मा इन पैसों को देखेगी तो नहायत खुश होगी। छोटे बहन भाइयों के चेहरे भी खिल उठेंगे। कितने दिन हो गए थे उन्होंने कोई फल फ्रूट ना खाया था, कोई ढंग का खाना हमारे घर में बना ही ना था। फिर मैं सड़क पर खड़ी हुई, हाथ में पैसे थे, इसीलिए जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। रिक्शा रोक कर इसमें बैठी और सीधी घर जा पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा बजाया अम्मा ने फ़ौरन खोल दिया था, जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी। कहने लगी, पूरी रात में परेशान रही, मुझे नींद ही ना आई थी। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अम्मा मेरे चेहरे पर खुशी देखकर हैरान थी। फिर मैंने वो सारे नोट अम्मा के हाथ पर रखे तो उन्हें यकीन ना आया कि पहले ही दिन मुझे तनख्वाह मिल गई। अम्मा बार बार पूछने लगी कि वो कौन है, क्या नौकरी है, क्या काम है, लेकिन मैंने इन्हें कुछ भी ना बताया और कहती रही कि और भी लड़कियां वहाँ काम करती हैं, इन सब को तनख्वाह मिल रही थी तो मैंने भी एडवांस तनख्वाह का कह दिया। उस दिन अम्मा और मैं जाकर राशन ले आए थे। घर में खाना भी पका और बहन भाइयों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। फिर मैं शाम होते ही नौकरी पर जाने की तैयारी करने लगी। फिर 2-3 दिन गुजरे थे वहाँ जाते हुए, मेरे साथ कुछ भी अजीब ना हुआ था, लेकिन एक बात पर मैं हैरान थी कि रात को वहाँ कोई भी रहने ना आता था। बस वही होटल का मालिक पूरे होटल में घूमता रहता, कभी ऊपर जाता कभी नीचे। उस दिन जिस तरह लड़की बुरी हालत में नीचे उतरी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ जब 2 नकाबपोश औरतें होटल में कमरा लेने आई। मैंने इनका नाम वगैरह पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया। कहने लगी, हमारी इस आदमी से बात हो चुकी है। वो मुझे नज़रअंदाज करके ऊपरी मंजिल पर चली गई थी। फिर आधी रात गुजरी थी, अचानक ऊपरी मंजिल से धुआं सा निकलने लगा। अजीब मंत्र पढ़ने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। इस मंत्र को सुनकर मेरे कानों में सुइयां चुभने लगी। दिल जा रहा था कि ऊपर जाकर देखूं आखिर क्या हो रहा है। वो होटल का मालिक भी नजर ना आ रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। अचानक ही सांस बजने की आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई धुन बजा रहा हो। फिर थोड़ी ही देर में औरतों के ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे इन्हें कोई बड़ी खुशी मिल गई हो। थोड़ी देर बाद वहाँ खामोशी हो गई थी। मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। दिल चाह रहा था कि एक बार ऊपर जाकर देखूं कि आखिर वो दोनों औरतें क्या कर रही हैं। काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, सोचने लगी कि ऊपर जाकर देखूं, मालिक से बात करती हूं कि अजीबोगरीब हुलिया वाली दोनों औरतें ऊपर कुछ मशकूक हरकतें कर रही हैं। यही सोचकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चली गई। पहली बार यहाँ आई थी, यहाँ आकर अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब बू पूरे एरिए में फैली हुई थी। फिर मैंने जैसे ही एक कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर वो औरतें ना थी। दूसरे कमरे का खोला तो वहाँ पर भी मौजूद ना थी। अब मैं हैरान परेशान खड़ी थी। मेरे सामने ही तो वो ऊपर चढ़ी थी।
अब इनका यूं गायब होना हैरान कुन था। होटल का मालिक भी कहीं नजर ना आ रहा था। मैं पूरे होटल में अकेली ही पागलों की तरह फिर रही थी। दिन जा रहा था कि अभी इस वक्त उठकर घर चली जाऊं, लेकिन मालिक का खौफ मुझे कहीं भी जाने ना दे रहा था। वो औरतें मेरे सामने इस होटल में आई थी, लेकिन दोनों ही कमरों में मौजूद ना थी। इनकी मशकूक हरकतें बता रही थी कि वो कुछ अजीबो गरीब हरकत कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो तनहा रात काटी थी। सुबह होते ही मैं घर भाग आई। अम्मा ने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन मैं इन्हें कैसे बताती कि वो जगह ठीक नहीं। होटल का मालिक भी नजर नहीं आया था और औरतें भी होटल में आकर गायब हो गई थी। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर रात और ड्यूटी पर जाने का टाइम हुआ तो मेरे दिल ने ना चाह रहा था कि मैं इस होटल में जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। मैं अपनी तनख्वाह ले चुकी थी, अब ये महीना पूरा करना ज़रूरी था, वरना कोई शक नहीं कि वो मालिक मेरे घर ही पहुंच जाता। मैं घर पर जाने लगी, मैं काम पर जाने लगी तो माँ कहने लगी कि आज मौसम के हालात ठीक नहीं, तुम काम पर मत जाओ। लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं, वहाँ जाना ज़रूरी है, मैं एडवांस में तनख्वाह ले चुकी हूँ। फिर मैं ख़तरनाक मौसम को नज़रअंदाज करके अपनी नौकरी पर चली गई। आज मैं होटल तो आई तो हैरान रह गई। वहाँ तो लोगों का रश था, नीचे के दोनों कमरे बड़े थे तो ऊपर भी खूब बोलने की आवाज़ें आ रही थी। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम के तेवर देख के वैसे ही लोग घरों से ना निकलते थे। अब मैं अकेली रिसेप्शन पर बैठी हैरान सी इन बड़कीने लिबास में बदबूस औरतों और बने संवरे मर्दों को देख रही थी, जो यूं खुशबाश लग रहे थे जैसे कोई जश्न मना रहे हों। मेरी नजरें होटल मालिक को ढूंढ रही थी। मैं सोचने लगी कि ना जाने आज होटल में कैसी तकरीब है जो इतना रश लगा है। थोड़ी देर बाद ऊपरी मंजिल से नीचे उतरता हुआ मुझे वो मालिक नजर आया था। उसने एक आज लंबा सा चौका पहन रखा था, तो गोया वो भी इनके साथ जश्न में शरीक था। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, होटल में आज रश की वजह ये है कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। आज खुशी के मौका पर मैंने इन्हें यहाँ बुलवाया है और अब सारे मिलकर एक खास जश्न मनाएंगे, तो तुम भी इसमें शामिल हो सकती हो। मुझे वो सब बहुत अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं इनके साथ शामिल ना होना चाहती थी। बस मुस्कुरा कर अपने कैबिन में बैठ गई। पूरी रात इनकी हाँ कार में अपने कानों से सुनती रही। फिर थोड़ी देर में लजीज खानों की खुशबू महसूस होने लगी। मैं भी बैठी ऊँग रही थी कि अचानक ही दो काले लिबास में बदबूस आदमी अंदर आए। उन्होंने एक लड़की को दबोच रखा था। वो लड़की बुरी तरह चीख रही थी। रो रो कर मुझे कहने लगी कि मुझे इन आदमियों के कैद से आज़ाद करवाओ। मैं हैरान थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी इनसे कहने लगी कि छोड़ दो इस लड़की को, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और इसे लेकर ऊपरी मंजिल पर चले गए जहाँ पर सब जमा थे। अब मैं नीचे बैठकर इस लड़की की चीखें सुन रही थी। न जाने कि क्या कर रहे थे इस बेचारी लड़की के साथ। मुझसे रहा ना गया तो मैं ऊपरी मंजिल पर जाकर देखा तो लड़की लाल दुपट्टा पहने जबरदस्ती दुल्हन बनकर बैठी थी। वहाँ पर सारे मर्द और औरतें इसे देखकर हंस रहे थे। मुझे इन्हें देखकर गुस्सा आया। इनमें वो होटल का मालिक भी शामिल था। मैं गुस्से से इसे कहने लगी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। वो लड़की रोते हुए कहने लगी, मैं बाइसरत पर पैदल चल रही थी, अपने घर जा रही थी। अचानक मुझे ये पकड़ कर इस होटल में ले आए। मैंने इन्हें साफ कह दिया कि मैं इस लड़की के साथ ये जुल्म होने नहीं दूंगी। होटल का मालिक मेरे सामने आया और कहने लगा, तुम इस सारे मामले में ना पड़ो, ये हमारा आपस का मामला है। तुम जानती भी हो कि ये लड़की कौन है? मैंने गुस्से से कहा कि हाँ, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन इंसानियत के नाते मैं इस किसी के साथ बुरा ना नहीं होने दूंगी। ये कहकर मैंने लड़की का हाथ थामा और इसे लेकर नीचे जाने लगी। अचानक ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। लड़की का हाथ इतना लंबा हो गया था कि वो मेरे साथ सीढ़ियों तक आ गया था, लेकिन लड़की वही लाल दुपट्टे में मलबूस बेड पर बैठी मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी। मैं खौफ से चीखें मारने लगी। ऐसा मंजर मेरी आंखों ने आज से पहले कभी ना देखा था। फिर वो लोग सब जोर जोर से कह के लगाने लगे। होटल का मालिक भी इनमें शरीक था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, ये लड़की तुम्हारी तरह नहीं बल्कि हमारी तरह है। मैं इसकी बात ना समझी थी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اس وقت یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کبھی اچانک میری نظر ان کے کھانے پر پڑی تھی جہاں پر جانوروں کے پورے پورے سر رکھے تھے، جیسے انہیں خوب آگ پر پکایا گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر ابکائی آئی۔ میں سرپٹ دوڑتی ہوئی نیچے بھاگی، اپنا پرس اٹھایا اور اندھا دھند سڑک پر بھاگنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی غلط جگہ پر پھنس گئی ہوں۔ وہ مالک مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، مجھے آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل بھاگے جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کب گھر پہنچی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ گھر جاتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ بار بار میرے منہ سے یہ بات نکل رہی تھی کہ اماں میں کام نہیں جم کروں گی، وہاں پر بہت خوفناک لوگ رہتے ہیں۔ اماں میری بات سن کر پریشان تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ ضرور تمہارے اوپر کسی برے سائے کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں پریشانی سے رونے لگی کیونکہ بڑی مشکل سے ایک جگہ نوکری ملی تھی، وہاں پر بھی ایسے لوگ، عجیب لوگ تھے۔ اب دوسری جگہ ہی مجھے نوکری ڈھونڈنی پڑے گی۔ میں مہینہ بھی پورا نہ کر پائی تھی۔ بار بار اس لڑکی کی ڈراؤنی شکل اور اس کا لمبا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ خوف سے میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے، میرا بخار کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ آخر کار خدا کر کے میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ تب مجھے ہوش آیا، گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی تھی، مجھے ہی گھر چلانا تھا۔ جو ہمت کر کے میں اٹھی اور دوسری نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر ماری پھرنے لگی۔ اب میں بھولے سے بھی اس ہوٹل کی طرف نہ جانا چاہتی تھی۔ پورا دن خوار ہوتی رہی لیکن کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ شام ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ جا کر تو دیکھوں وہ ہوٹل کھلا ہے یا بند پڑا ہے، لیکن پھر خوف کی وجہ سے وہاں نہ گئی۔ میں مایوس کر لوٹی تو اماں کہنے لگی پریشان مت تو، دوبارہ اس جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی تم بہت مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو، نوکری مل ہی جائے گی کوئی نہ کوئی۔ اماں کے تسلی دینے پر میں خاموش تھی۔ پھر دوسرے دن گھر سے نکلی اور نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر پھرنے لگی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ دن کے وقت اس ہوٹل میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کھلا ہے یا بند پڑا ہے۔ جیسے ہی میں پیدل وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی، وہاں تو صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ وہ ہوٹل تو کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو کیا یہ صرف رات کو ہی کھلتا تھا؟ یہاں پر رہنے والے وہ لوگ کون تھے اور ہوٹل کا مالک کہاں پر ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ میں حیران پریشان سی وہاں کھڑی تھی۔ اچانک کی وہاں پر میں نے ایک درخت کے نیچے بوڑھے فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ گھبرا کر اسی سے پوچھنے لگی کہ یہ ہوٹل بند کیوں پڑا ہے؟ وہ میری بات سن کر مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ پھر کہنے لگا یہ ہوٹل تو پچھلے 20 سالوں سے بند پڑا ہے، کیا تم نہیں جانتی کہ آسیب زدہ ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا جاتا، رات کے وقت تو کوئی گزرتا بھی نہیں ہے۔ میں اس بوڑھے فقیر سے کہنے لگی لیکن رات کو تو یہ کھلا ہوتا ہے، میں نے اس میں نوکری بھی کی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پھر کہنے لگا اچھا تمہارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، یہاں پر رہنے والے جنات ہیں، یقیناً وہ تمہیں اپنے ساتھ اس ہوٹل میں لے گئے ہوں گے۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا لیکن میں شدید خوف کی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا یہ ہوٹل کبھی بھی نہیں کھلتا، نہ ہی رات میں اور نہ ہی دن میں، کیونکہ یہ آسیب زدہ ہے۔ کئی سالوں پہلے اس جگہ پر جنات کا بسیرا تھا، لیکن ہوٹل کے مالک نے زبردستی یہاں پر ایک ہوٹل قائم کر لیا۔ پہلے یہاں آس پاس آبادی تھی، پھر آبادی کے لوگ بھی اس ہوٹل میں آنے جانے لگے، لیکن جو بھی رات کو رکتا تو اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکات ہوتی، وہ چیختا ہوا اس ہوٹل سے نکلتا تھا۔ یوں لوگ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ جنات نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ پھر سارے لوگ انہیں مل کر زبردستی اس ہوٹل کو بند کر دیا، لیکن اس میں رہنے والے جنات غیظ و غضب کا شکار ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے سامنے اسے ڈرانے کے لیے آ جاتے۔ لوگ تنگ آ کر ایک ایک کر کے اس جگہ کو چھوڑنے لگے۔ آخر کار یہ علاقہ پورا ویران ہو گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی اس ہوٹل میں رات کو روشنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جنات مل کر جشن منا رہے ہوں۔ اس بوڑھے فقیر کی باتیں 100% درست لگ رہی تھی، لیکن میرے ساتھ جو ہوا تھا اس پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عجیب سے حلیے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، اور ہوٹل کا وہ مالک بھی ایک جنات ہی تھا جس نے مجھے اس ہوٹل میں نوکری کرنے کا کہا تھا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
ये बात मुझे समझ ना आई थी। दूसरे दिन मैं घर में ही मौजूद थी। 3 दिन से नौकरी की तलाश में सड़कों पर मारी मारे फिरी, लेकिन कहीं पे भी कामयाब ना हुई। चौथे दिन मैं अपनी तबीयत बेहतर महसूस ना कर रही थी, इसलिए घर पर ही लेटी हुई थी। माँ छोटे बहन भाइयों को लेने स्कूल गई हुई थी। अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घर में फिर रहा हो। मैं सर पर चादर तान कर लेटी थी। फिर मैंने चादर से मुंह निकाल कर सहन में देखने की कोशिश की, तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। नहीं सोचकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अचानक ही किचन में से जोरदार अंदाज में कोई बर्तन गिरा था। मैं चौंक कर उठी, सोचने लगी शायद कोई बिल्ली वगैरह है जो किचन में घुस गई है। जैसे ही देखने के लिए बाहर आई तो हैरान रह गई, वहां तो बिल्ली का नामो निशान भी ना था। अलबत्ता बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे। फिर इन्हें उठा कर रखने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार अंदाज में बंद हुआ तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। अब मैं खौफ से कांप रही थी। समझ गई कि कुछ ना कुछ घर में अजीब हो रहा है। दिन ही दिन में कुछ पढ़कर अपनी हिम्मत बंधाने की कोशिश करने लगी। अंदर से कमरे का दरवाज़ा कैसे बंद हो सकता था जबकि घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद ना था। तभी मैं दबे पाँव कदमों से चलते हुए कमरे की तरफ बढ़ी और हाथ रख कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कमरे में कोई भी ना था। मैं सोचने लगी कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। यही सब सोचकर अपने आप को बहलाने लगी, लेकिन हकीकत में तो मैं बुरी तरह डर गई थी। अचानक ही मेरी नज़र कमरे में लगे शीशे पर पड़ी। इसमें मेरा अक्स वाज़ेह नज़र आ रहा था, लेकिन मेरी जगह कोई दूसरा चेहरा उभरा हुआ था। वो किसी और का नहीं बल्कि उसी होटल के मालिक का था। अब मैं बुरी तरह चीखने लगी थी। समझ गई कि वो जिन्नाल मेरे पीछे लग चुका है। ना जाने वो मुझसे क्या चाहता है। चीखते हुए घर से बाहर निकल गई। देखा तो गली के कोने से अम्मा आ रही थी, इनके साथ छोटे बहन भाई भी थे। मैं बदहवास सी होकर इनके गले से जा लगी और कहने लगी, अम्मा मुझे बचाओ, मेरे पीछे लग गया है। अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने अच्छी तरह मुझे चादर उड़ाई और मुझे अपने साथ से कर घर आके मैं शदीद गुस्से का शिकार हो गई थी। अम्मा कहने लगी, ना जाने मेरी जवान बेटी को क्या हो गया है। फिर मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं किसी बंगले पर काम कर लेती हूँ। साथ वाली कुलसूम कल मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। जब तक तूने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है। मैं अपने होते हुए कभी भी अम्मा को काम करने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद को भी संभाल ना पा रही थी। फिर अम्मा सुबह उठ के मैं सुस्ती से सारे घर का काम निपटाती फिर रही थी। छोटे बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल भेजा। अम्मा मुझे घर पे रहने का ख्याल रख के खुद पर काम पर चली गई। मैं चारपाई पर उदास बैठी थी। क्या क्या ख्वाब मेरी आंखों ने सजाए हुए थे, लेकिन सारे ही मिट्टी में मिल गए थे। इस होटल के मालिक जिन्नात ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना वो मेरे सामने आता और ना ही आज मैं इस बीमार हालत में घर में मौजूद होती। यही सोचकर मैं आंसू बहा रही थी। ये भी याद ना रहा कि मैं इस वक्त घर पर अकेली थी। हमारा घर निचली मंजिल पर था, इसलिए ज़्यादातर घर में अंधेरा ही रहता था। लाइट चली जाती तो घर का मंजर और भी खौफनाक लगता। ऊपरी मंजिल पर सिर्फ 4 दीवारें ही थी। अंधेरे के खौफ की वजह से मैं अक्सर ऊपर चली जाया करती थी। मैं सारा काम काज करके भी अपने बाल बनाने का सोच रही थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने गेट के पास पड़े हुए सुर्ख गुलाबों को देखा था। जी यहाँ किसने रखे थे। मैंने गले में झांक कर देखा तो गले में दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी ना था। मैंने वो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता उठा लिया। फिर इन्हें सोने की कोशिश करने लगी तो इनसे उठने वाली महक ने मेरे दिमाग को बिल्कुल सुन कर दिया था और मैं बेहोश ज़मीन पर नीचे गिरी पड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ी रही। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई मौजूद है, कोई था जो मेरे बालों को सहला रहा था। तभी मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा। मैं चीखना चाहती थी कि लेकिन खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख भी ना निकली। वो होटल का मालिक जिन्नात तो मेरे करीब बैठा था, मुझे मोहब्बत बाश नजरों से देखता। वो ना जाने मुझे क्या कह रहा था। मुझे कुछ भी समझ ना आ रही थी। मुंह से सिर्फ बूगा के अल्फाज ही निकल रहे थे, जैसे मैं इसे कहना चाहती हूँ कि मुझे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। वो मेरे करीब बैठा मुझे कहने लगा, तुम
भी तुम्हें अपने होटल में नौकरी दी थी, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आया था। तुम भी मुझसे ना डरो, बल्कि अगर मेरी ज़िंदगी में आ गई तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो मुझे सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा थी। मैं उसने नौकरी का झांसा देकर ना जाने मेरे साथ क्या करना चाहा था। अब मेरे पीछे पीछे घर तक पहुंच गया था। मैं समझ गई कि यह से मेरे पीछे लग गया है, अब ये कभी भी मेरा पीछा ना छोड़ेगा। फिर वो कहने लगा कि अगर अपना पीछा मुझसे छुड़ाना चाहती हो तो आज रात 12 बजे इसी होटल में पहुंच जाना। इसकी आंखों में एक तनबीह थी, मैं कुछ बोल ही ना पाई थी। अचानक ही दरवाज़ा 30 बजने लगा था तो वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो छोटे बहन भाई स्कूल से आ गए थे। अभी तक मैंने इनके लिए खाना भी ना बनाया था। मैं शदीद थकन का और मायूसी का शिकार थी। फिर किचन में जाकर इनके लिए रोटियां बनाने लगी। फिर छोटी बहन कहने लगी, बाजी आपको क्या हुआ है? आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं। मैं इसे क्या बताती कि मुझे कैसा रोग लग गया है। मैं खुद को भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल चुकी हूँ। शाम को माँ आई तो बड़ी खुश लग रही थी, कहने लगी कि बंगले की मालकिन बहुत अच्छी है। जब मैंने इसे बताया कि मैं अकेली अपने 4 बच्चों को पाल रही हूँ तो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी और रोज़ाना खाना भी दे दिया करूँगी। मैं अम्मा के सामने रोने लगी और बोली, अम्मा मैं नहीं जा चाहती थी कि आप बुढ़ापे की हालत में लोगों के घर काम काज करो, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा कहने लगी, पगड़ी अभी तेरी हालत ठीक नहीं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। फिर वो मेरे सर में मालिश करने लगी और मुझसे दुनिया जहान की बातें करने लगी, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो इस जिंदादे की तरफ था जो मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे तबाह कर चुका था। फिर मुझे इसकी धमकी याद आई जो मुझे कह रहा था कि आज रात 12 बजे इस होटल में पहुंच जाना। नहीं, मैं हरगिज़ वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने अपने दिल में ये पक्का फैसला कर लिया था। फिर सारे घर वाले सो गए। हम सब एक ही कमरे में सोया करते थे। अम्मा भी पूरा दिन की थकी हुई नींद से बेढाल थी, डूबी। छोटे बहन भाई भी सो चुके थे। एक मैं अकेली जाग रही थी, शायद इस जिनजादे की खौफ की वजह से। फिर रात के 12 बज गए, लेकिन मैं अपनी जगह से ना हिली थी। मेरा हरगिज़ इरादा ना था कि मैं इस आस आला से भी होटल में दोबारा जाऊं। जो ही लेटे मेरी आंखें लग गई थी। अचानक ही किसी की मौजूदगी का एहसास मेरी आँख खुल गई थी। मैंने नींद से भरी आंखें खोली तो वहाँ पाँव तले से ज़मीन निकल गई। सामने वही जिनजादा खड़ा था। इसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे आवाज़ मेरे हलक में खो गई हो। फिर वो कहने लगा, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखकर डर जाती हो, लेकिन मेरी बात मानो और मुझसे मिलने इसी होटल में पर आ जाओ। कल रात 12 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम मिलने ना आई तो मैं तुम्हारे सारे घर वालों के सामने आ जाऊंगा। वो मुझे धमकाता वहाँ से गायब हो गया। मैं किसी बेजान परिंदे की तरह ज़मीन पर पड़ी थी। सुबह उठी तो मेरे बिखरे बाल और सुर्ख आंखें अम्मा ने देख ली। फिर कहने लगी, इतवार को मेरी छुट्टी होती है, तुझे मौलवी साहब के पास लेकर जाऊंगी। मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। जब से तू इस होटल से भाग कर आई है दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझ पर किसी का साया हो गया है। मैं दिल ही दिल में रोने लगी। अम्मा सच तो कह रही थी, मेरे पीछे वो जिनजाद पड़ गया है। दिल चाह रहा था कि अम्मा को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो बेचारी खामखा ही परेशान हो जाएंगी। पहले ही परेशानियों से गुजर रही थी। फिर अम्मा हस्बे मामूल घर पर चली गई। मैं घर के काम काज के निपटाने लगी। अचानक ही मेरे ज़हन में इस बूढ़े फ़कीर का ख्याल आया था जिसने मुझे ये सब कुछ बताया था। मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसके पास जाऊं और इसे ये सब बात बताऊं कि किस तरह वो जिनजाद मुझे परेशान कर रहा है। वो ऐसे मेरे पीछे लगकर मुझे इस होटल में बुलाना चाहता है। यही सोचकर मैंने अपनी चादर ओढ़ी और घड़ी में टाइम देखा। अभी छोटे बहन भाइयों के आने में बहुत देर पड़ी थी। इनके आने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर मैं घर से निकल आई थी। सड़क किनारे तेज तेज कदमों से चलते हुए मेरी नजरें इसी बूढ़े फकीर को ढूंढ रही थी। तभी वो मुझे इसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। उसने गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी थी।
मैं इसके सामने जाकर बैठी तो वो मुझे पहचान गया। फिर कहने लगा, क्या हुआ बेटी, किस मुश्किल में गिरफ्तार हो? मैं बूढ़े फकीर के सामने रोने लगी। इसकी मेहरबान शक्ल देखकर अब सब कुछ याद आ गया। तो वो कहने लगा ऐसा तो होना ही था, तुम इस होटल में गई तो इस जिनजादे का मकसद यही था, तो मैं तुम्हें वहाँ बुलाने का, शायद वो तुम्हें पहले से ही पसंद करता हो या तुम्हारा आशिक हो। जब भी तो वो इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आया था। फिर मैं रोते रोते कहने लगी, बाबा जी इसका कोई हाल तो होगा, खुदा के लिए मेरी इस अजाब से जान निकालें। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मेरी माँ एक मेवा औरत है, वो बना मुझे कहाँ लेके घूमे फिरेगी। मैं बीमार रहने लगी हूँ, कोई काम करने की काबिल नहीं रही। उसने मुस्कुरा कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, फिक्र ना करो, वो बुरा जिनजाद नहीं है। उनकी बात पर मैं चौंक गई थी। फिर वो कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जिस तरह नेक इंसान होते हैं इसी तरह नेक जिन्नात भी होते हैं, और हर जिन्नात बुरा नहीं होता। वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारा आशिक है। जब भी तो बार बार तुम्हारे सामने आता है, और जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक उसने तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। हाँ, लेकिन तुम खौफ की वजह से बीमार रहने लगी हो। हालांकि तुम अगर इसके अंदाज में बात करती तो वो तुम्हारी किस्मत बदल देता। वो बुरा फकीर तो अजीब बात कर रहा था, मैं इनकी बातें समझ ना पा रही थी। फिर वो कहने लगा, देखो मेरी मानो, अब वो जिनजात तुम्हारे सामने आए तो तुमने इसके अंदाज नहीं, इसमें ही से बात करनी है। अगर इससे प्यार भरे लहजे में बात करोगी तो वो सब हासिल कर लोगी जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में कमी है। वो तुम्हारी किस्मत बदलने आया है। वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस तुम्हारे सामने आकर चंद बातें करना चाहता है। मैंने एक दिन रात को समझता हूँ, वो किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुँचा सकते। मेरी बात मानो, इससे डरना छोड़ दो। बाबा जी की अजीब व गरीब बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी। समझ ना आ रही थी कि वो सही कह रही हैं या गलत। मुझे उलझन में देखकर कहने लगी, अच्छा एक बार मेरी बात बताई ही बातें आजमा कर तो देखो, इसके बाद दोबारा मेरे पास आना, फिर वो तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम हमेशा के लिए इस जिनजात से जान छुड़वा लोगी। तुम एक गरीब लड़की हो, इस वक्त तुम्हें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर इस जिनजादे के साथ बना कर रखोगी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लोगी। वो बहुत चालाकी से ये सब कह रहे थे। ये यकीनन मेरे फ़ायदे की बात थी, वरना इस बुरे फ़कीर ने भला मुझसे क्या लालच था। जब मैं इसके पास से उठकर आई तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। मैं जल्दी से घर पहुंच गई थी। मेरे दिल का खौफ थोड़ा कम हुआ था। अम्मा शाम को काम से वापस आ गई थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो ये सोचने में था कि मैं आज रात 12 बजे इस जिनजाते से मिलने जाऊंगी या नहीं। बूढ़े फकीर की बातें झूठी हरगिज नहीं हो सकती। यही सोचकर मैं अपने आप को मुतमईन कर रही थी और ये फैसला कर चुकी थी कि मुझे वहाँ जाना होगा। फिर जैसे ही रात हुई, सारे घर वाले गहरी नींद में चले गए थे। मैं अकेली जाग रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं वहाँ ना गई तो सबके सामने यहाँ आ जाएगा। इसने अगर अम्मा से या छोटे बहन भाइयों के सामने खुद जाहिर कर लिया तो वो बुरी तरह से डर जाएंगे और फिर ना जाने क्या होगा। यही सोचकर मैंने अपनी चादर ओढ़ी और घर से निकल आई थी। रात के 12 बजे गहरा सन्नाटा था। सर्दियों की वजह से हर कोई घर में दबक कर सोया हुआ था। तेज तेज कदमों से चलते हुए मैं पैदल इस होटल की तरफ जा रही थी। अचानक ही पीछे कदमों की आवाज़ें आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वो ही जिनजात था जो मेरे पीछे किसी साए की तरह चल रहा था। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। फिर वो मुझे मुस्कुरा कर देखने लगा और कहने लगा, मैं जानता था तुम मेरे पास ज़रूर आओगी। चलो आप मेरे साथ, मैं तुम्हें वही लेकर चलता हूँ। आज इस होटल में मामूल से ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वो कहने लगा, मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ। कभी कभार मेरे दूसरे कबीले के जिन्नात भी यहाँ आ जाते हैं तो हम जश्न मनाते हैं। मैं इस होटल में बड़े आराम से रह रहा था जब तुम 4 दफ़ा मेरे सामने से गुजर कर यहाँ से गई थी। मैंने तुम्हारा परेशान चेहरा देखा तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी।
میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بہانے سے انسان بن کر تمہارے سامنے آ گیا۔ جب تم روز روز یہاں آنے لگی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے روزانہ کسی نہ کسی کو اس ہوٹل میں بلا لیا کرتا، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے تھے۔ انسان کے روپ میں وہ میرے دوست انسان تھے جو صرف تمہیں دکھانے کے لیے اس ہوٹل میں آیا کرتے۔ اگر تم روزانہ مجھ سے یہاں ملنے آؤ گی تو میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، ہاں لیکن تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں تم بہت غریب لڑکی ہو، تمہاری ماں بھی ایک بیوہ عورت ہے۔ اگر تم اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہو تو روزانہ مجھ سے ملاقات کرنے اس ہوٹل میں چلی آنا۔ میری خاموشی پر وہ کہنے لگا، مجھ سے ڈرو مت، اگر تم اپنے دل سے راضی ہو تو میری بات مان لو۔ پھر وہ مجھ سے اپنے ماضی کی باتیں کرنے لگا کہ کس طرح پہلے وہ قبیلے کا سردار تھا، لیکن قبیلے کے ایک زنزادے نے دھوکے سے اس کے ماں باپ کو مار ڈالا، تو وہ ہمیشہ کے لیے قبیلے کو چھوڑ کر اس زنزاد سے بدلہ لے کر جہاں رہنے لگ گیا۔ اب یہ ہوٹل ہی میرا ٹھکانہ ہے، یہاں میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اب کھنڈر بن گیا ہے، لیکن زنزادے نے اس کو آباد کر رکھا تھا۔ اسی رات کو یہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ زنزادے نے میرے ہاتھ میں ایک پورٹریٹ تھمائی اور کہنے لگا، آج سے تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اب تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، میں تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر گھر جا کر میں نے وہ پوٹلی کھولی تو حیران رہ گئی، وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اب وہ اماں کو کسی بنگلے پر کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ان زیورات کو بیچ کر میں نے اپنے لیے ایک گھر خریدا اور اماں سمیت ہم سب اس میں شفٹ ہو گئے۔ اماں کہنے لگی، اتنا پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ زنزادے کا راز ہے، اگر میں نے سب کو بتا دیا تو وہ میرے سامنے آنا چھوڑ دے گا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا کہ اب مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، اس لیے میری شرط ہے کہ تم کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو اپنے دل میں نہ بساؤ گی۔ گو کہ اس کی یہ بات بہت بری تھی، لیکن میں اس کے لیے کرنے کو تیار تھی، کیونکہ اس نے ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اور جب بھی اس کا دن چاہتا ہے میرے سامنے خود کو حاضر کر لیتا ہے۔ پھر مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں تمہیں پسند کرتا تھا لیکن اب میں تم سے عشق ہو گیا ہے۔ نہیں، پھر ایک دن وہ کہنے لگا، جانتی ہو کہ وہ بڑا فقیر کون ہے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا؟ میں حیران سی اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا۔ میں ہی فقیر کے لیے میں تمہارے سامنے آیا اور تمہیں اس بات پر مجبور کیا کہ تم مجھ سے ملنے یہاں آؤ۔ دیکھو تمہیں کتنے اچھے طریقے سے راضی کیا، تم خود ہی چل کر میرے پاس آئی تھی۔ میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بوڑھا فقیر کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا۔ تبھی وہ مجھے بار بار مضبوط کر رہا تھا کہ میں اس جنزاد سے مل بھی چلی جاؤں۔ پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں گئی تو وہاں سارے جنزادوں نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا، کیونکہ وہ ایک سردار تھا۔ جنزادے اسے کہنے لگے کہ وہ دوبارہ یہاں ان کے پاس رہنے لگ جائے۔ پھر آخرکار وہ اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن میں اپنی ماں کے پاس دوبارہ واپس آ گئی۔ اب بھی کبھی کبھار بہت زیادہ جنزادہ مجھ سے ملنے میرے سامنے آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کر کے خوش ہوتا ہے تو میں بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہوں، کیونکہ اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ شاید اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ کوئی برا جناب نہیں بلکہ ایک نیک جنزادہ ہے۔ ہاں تو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید تو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لو، جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ جانے سے پہلے آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔